Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स ऑफ 22 ऑफ मई 2021। तो गाइज आज है तारीख 22 मई 2021 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 1 की तरफ। अब ये आर्टिकल हो जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। बात करी गई है इंडियन नेवल शिप राजपूत के बारे में। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक जो जहाज़ है नीचे ये न्यूज़ के अंदर है, इसका नाम है आईएनएस राजपूत। अब ये क्यों है न्यूज़ के अंदर? क्योंकि इसको डिकमीशन किया जा रहा है 21 मई को, मतलब कल 21 मई थी, एक तरीके से हमने इसको डिकमीशन कर दिया है। नाउ डिकमीशन का मतलब क्या होता है? जो ये सर्विस में आप कह सकते हो काफ़ी लंबे समय से है। नाउ अब इसको क्या करा गया है, इसकी सर्विस से विड्रॉ कर लिया गया है, इसको बाहर निकाल लिया गया है। मतलब कि काफ़ी लंबे समय से ऑलरेडी ये सर्व कर रहा है, अब इतनी पोटेंशियल नहीं है कि आने वाले टाइम पे भी ये सर्व करेगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर हमने इसको सर्विस से विड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे ये कहाँ पे किया गया है? विशाखापत्तनम में नेवल डॉकयार्ड है, वहाँ पर ये किया गया है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे, इसके बारे में हम कवर करेंगे। सबसे पहले आप देख पाओगे जो आईएनएस राजपूत है, ये जो पहली लाइन हो जाती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवल शिप राजपूत, ये हमारे इंडियन नेवी का पहला डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर मतलब कि इस शिप के अंदर आप देख पाओगे बहुत सारे मिसाइल्स वगैरह लगे हुए हैं, तो ये दुश्मन से लड़ने में मदद आएगा। साथ ही साथ जो बाकी सारे जहाज होंगे उनको प्रोटेक्ट करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, तो डिस्ट्रॉयर का आई होप आप मतलब समझ गए होंगे। नाउ ये जो आईएनएस राजपूत है, ये ऐसा शिप है जो कि काशिन क्लास डिस्ट्रॉयर को बिलोंग करता है और इसको बनाया गया था यूएसएसआर के द्वारा। और कमीशन कब करा गया? देखो अभी हमने डिकमीशन का मतलब समझा कि देखो जो सर्विस है वहां से इसको विड्रॉ कर लिया गया। नाउ कमीशन का मतलब इसको सर्विस के अंदर इंक्लूड करा गया था, लाया गया था कब? 4 मई 1980 में। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे आईएनएस राजपूत को कंस्ट्रक्ट किया गया था कहाँ पर? निकोलेव में, जो कि आज के टाइम पर आपको यूक्रेन के अंदर देखने को मिलेगा। और इसका एक आप कह सकते हो रशियन नेम था। रशियन नेम क्या दिया गया था? नदेजनी, यानी कि होप। अब यहाँ पे आप देख पाओगे सबसे मेन चीज़ ये आती है, जो ये शिप है इसको हमने कमीशन किया एज अ आईएनएस राजपूत, मतलब आईएनएस राजपूत करके जो नाम देकर हम लोगों ने इसको सर्विस में इंक्लूड किया था, वो 4 मई 1980 को ही किया था। कहाँ पर? पोती में, जो कि आपको जो है जॉर्जिया के अंदर देखने को मिलेगा, ये पोती। ना उसके बाद ये किसके द्वारा करा गया था? जो आई के गुजराल जी हैं, इनके द्वारा ये सब काम किया गया। ना अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, एक दो पॉइंट है जहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी यहाँ पर बाकी सारी जो न्यूज़ है वो काफ़ी हद तक रिलेटेड आप देख पाओगे। जो आईएनएस राजपूत है जिसको डिकमीशन किया गया है, ये पहला नेवल शिप है जो कि किसी आर्मी रेजिमेंट से एफिलिएट करता है। अब यहाँ पर आर्मी रेजिमेंट मतलब एक आर्मी की यूनिट होती है, तो ये जो राजपूत वाली यूनिट है उससे ये बिलोंग करता है, राजपूत रेजिमेंट। ओके, तो यहाँ पर पहली चीज़ ये है जो कि ध्यान रखनी है। और यहाँ पे जो ये शिप है ये पार्टिसिपेट कर चुका है बहुत सारे बायलैटरल और मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेस के अंदर। बहुत सारे युद्ध अभ्यास हुए हैं, देखिए बहुत सारी एक्सरसाइज करी गई हैं, बहुत सारे अभ्यास हुए हैं कंट्रीज़ के बीच में, तो इसने काफ़ी हद तक पार्टिसिपेट किया है। ओके, नाउ अब यहाँ पर इसको 41 साल पूरे हो चुके हैं, 41 साल से ये हमारे लिए वर्क कर रहा है। नाउ अब इसको क्या करा जा रहा है? इसकी सर्विस से विड्रॉ किया जा रहा है। नाउ अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान रखना है कि ये आईएनएस राजपूत है। एक चीज़ ये आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। सेकेंड थिंग आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये एक फर्स्ट डिस्ट्रॉयर था हमारे इंडियन नेवी का। थर्ड चीज़, अब इसको डिकमीशन कर दिया गया है। ओके, ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नाउ अब आप कहोगे कि हम तो डेली बेसिस पे आर्टिकल के बाद एक क्वेश्चन डिस्कस करते थे, आज हमने क्वेश्चन क्यों नहीं डिस्कस किया? तो मैं आपको बता दूं कि आज हम सारे आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। अब जितने भी इससे क्वेश्चन बनेंगे वो हम कल डिस्कस करेंगे, जिससे कि कल हमारा इन सारे आर्टिकल का रिविजन भी हो जाए। और जो कल बाकी सारे आर्टिकल हम पढ़ेंगे उसके जो क्वेश्चन है वो हम परसों डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से लेके चलेंगे कि ताकि जो हमारे क्वेश्चन है वो हम अगले दिन डिस्कस करें, जिससे हमारा रिविजन भी हो जाए फटाफट। ओके, तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, चाहे आप देखते रहना, तो उस वजह से ये स्टेप हम लोग उठा रहे हैं। ना देखो यहाँ पर बात करी गई है वर्ल्ड बी डे के बारे में। बी किसको? मधुमक्खी को बोलते हैं, आपको मालूम होगा। नाउ यहाँ पे वर्ल्ड बी डे को सेलिब्रेट किया गया
लेकिन उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीज़ें और करी गई हैं। जैसे जैसे वर्ल्ड बी डे आया, इसके ओकेजन पर जो हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उस प्रोजेक्ट में क्या कर दिया है, एक लैबोरेटरी को एस्टेब्लिश किया है। अब वो लैबोरेटरी क्या करेगी, जो हनी की क्वालिटी होती है, जो शहद की क्वालिटी होगी, उसको टेस्ट करेगी कि शहद कैसी क्वालिटी का है, प्योर है या इम्प्योर है। ओके, नाउ यही सब जो लैबोरेटरी है कहाँ पे एस्टेब्लिश करी गई है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा, जो न्यू दिल्ली के अंदर है। नाउ क्वेश्चन ये उठता है, अभी हमने देखा कि हमने वर्ल्ड बी डे को सेलिब्रेट किया है। नाउ कब यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखो, यहाँ पे जो ये हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, इसको सेटअप करा जा रहा है ताकि जो हनी है, शहद है, उसकी क्वालिटी की टेस्टिंग करी जा सके। और जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बी कीपिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हो बी कीपिंग का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी का पालन करना, ठीक है, उनको पालना, पालने के बाद शहद की प्रोडक्शन करना, ठीक है। तो और भी चीज़ें जो भी होंगी, पालन करने के बाद उनकी जो जो भी क्वालिटी होगी, उनकी टेस्टिंग करने का ये काम करेगा। नाउ ये जो लैबोरेटरी है, इसको सेटअप करा गया है अंडर द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। तो आपको ध्यान रखना है, ये हमारा मिशन है, नेशनल बी कीपिंग और हनी मिशन, मतलब कि हम मधुमक्खी का पालन करते हैं, फिर उसके बाद हनी का, शहद का प्रोडक्शन करते हैं। और उसी के लिए आप देख पाओगे 300 करोड़ रुपए अप्रूव करे गए हैं ताकि हम लोग इस पूरे मिशन को अच्छी तरीके से प्रमोट कर सकें और जो स्वीट रिवॉल्यूशन है वो टारगेट हम लोग आगे अचीव कर सकें। जैसे आपने सुना होगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन होता है, वैसे ही एक स्वीट रिवॉल्यूशन होता है, मतलब कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शहद का प्रोडक्शन करें। ओके, ना उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे हमने 500 करोड़ रुपए और एलोकेट करे हैं इस मिशन के अंदर ही, ताकि आज के टाइम पर हम लोग आत्मनिर्भर भारत कैंपेन को सपोर्ट कर सकें। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा हनी का प्रोडक्शन करके। ना उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट है, ये हनी टेस्टिंग जो लैब है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ओके, मतलब कि एक टाइप की हनी टेस्टिंग लैब हम लोग ऑलरेडी जो है एस्टेब्लिश कर चुके हैं, और जिसमें कि यहाँ पे कॉस्ट लगी थी लगभग 5 करोड़ के आसपास की। लेकिन मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि हम वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये वर्ल्ड बी डे है, इसको यूएन ने बोला है, यूएन ने एक तरीके से डेजिग्नेट किया कि 20 मई को वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है, नाउ 20 मई निकल चुकी, वर्ल्ड बी डे भी निकल चुका। क्वेश्चन ये है कि अब ये जो वर्ल्ड बी डे निकला है, इसका थीम क्या था, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी कोई डे आता है उसका एक विषय होता है, ये थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो साल 2021 में जो हमने वर्ल्ड बी डे को सेलिब्रेट किया है, उसका थीम है बी इंगेज बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। नाउ आपको ये थीम जो ज़रूरी है ध्यान रखना कि हम लोग जो है बीज के लिए आज के टाइम पर एक बेटर चीज़ कर सके। और आज के टाइम पर हम लोग कर भी क्या रहे हैं, देखो हनी का प्रोडक्शन बढ़ाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आपको जो 2 चीज़ें याद रखनी है, स्वीट रिवॉल्यूशन किसे बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। सेकेंड चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है 20 मई को हम लोग वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट करते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे आप देख पाओगे एक मिशन के बारे में मैंने डिस्कशन किया था, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के बारे में। इसके रिगार्डिंग हम लोग एक प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश कर रहे हैं जिससे कि हम लोग हनी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। इसके बारे में हमने कल के द हिंदू न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था, लेकिन मैं जैसा बोलता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस नहीं देखते, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डेली करंट अफेयर वाला वीडियो नहीं देखते, तो मुझे बैलेंस करके चीज़ें चलनी पड़ती हैं। तो इस आर्टिकल में बात करी गई है दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग आज के टाइम पर बन चुका है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये एंटार्क्टिका है, अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, चलो दिखा देता हूँ यार। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये मैप है, नीचे आपको एंटार्क्टिका देखने को मिलेगा। नाउ एंटार्क्टिका में वेस्टर्न साइड में ये आप देख पाओगे तो पूरा का पूरा बर्फीला है, ठीक है, बर्फ भरी पड़ी है पूरी यार, है ना, पूरे ग्लेशियर वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, पूरा बर्फीला देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक टुकड़ा, बहुत बड़ा टुकड़ा टूट गया है और वो टुकड़े का नाम है A76। ओके, A76 यहाँ पर इसका नाम आप देख पाओगे, ये A76 आइसबर्ग टूट चुका है। अब ये इसमें से टूटने के बाद ये जो वेडल सी, ये जो समुद्र है, यहाँ पर तैर रहा है, और उसी के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग बन चुका है, सबसे बड़ा बर्फ का टुकड़ा बन चुका है। यहाँ पर आप देख पाओगे इनफैक्ट स्पेनिश आइलैंड है एक जिसका नाम है मेजोर्का, तो आप देख पाओगे इस आइलैंड से भी बड़ा टुकड़ा है, तो आप समझ सकते हो बहुत बड़ा साइज है इसका। ओके, अब ये टूटा है, और टूट कहाँ से टूटा है, रोनी आइस शेल्फ से, मतलब यहाँ से टूट के गिरा है। अब यहाँ पे पानी के अंदर तैर रहा है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये वेडल सी के अंदर गिरा है। तो आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हमें पता कैसे चली, हमने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, यानी सैटेलाइट इमेजेस देखने को मिली हैं, उसके थ्रू यहाँ पर आप देख पाओगे ये भी एक सैटेलाइट इमेज ही है जिसके थ्रू यहाँ पे पता चला है।
तो ये जो नया बर्ग बन चुका है, एक तरीके से नया आइसबर्ग निकल कर आ चुका है, उसका नाम दिया गया है A76 और साइंटिस्ट ने नाम दिया है। सैटेलाइट वाली इमेज आई थी बहुत सारी और वो सैटेलाइट की इमेज कैप्चर करी गई थी कॉपरनिकस सेंटिनल-1 मिशन के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका सरफेस एरिया बताया जा रहा है वो है 4320 स्क्वायर किलोमीटर का, और जो आप कह सकते हो कि इसकी जो लेंथ वगैरह है वो है 175 किलोमीटर लंबा है ये, और 25 किलोमीटर चौड़ा है। तो आप समझ सकते हो बहुत वाइडर ये होने वाला है। और इसको अगर हम कंपेयर करें, स्पेन का एक पॉपुलर आइलैंड है, कौन सा, मेजोर्का, उससे भी बड़ा है, क्योंकि मेजोर्का का आप साइज़ देखोगे तो ये है, और इसके कंपैरिजन में आप ये वाला साइज़ देख सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा है। ओके, उसी के साथ यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है यूएस स्टेट का। हम रोड आइलैंड के बारे में बात करें तो वो भी काफ़ी छोटा हो जाता है इसके सामने, मतलब जो आइलैंड है वो छोटे पड़ रहे हैं, ये इतना बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा टूट के गिर चुका है यहाँ पर समुद्र के अंदर। ओके, नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, इस मैप को अच्छे से और देख लोगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया अंटार्कटिका वाला रीजन कौन सा है, ये आपको नीचे की साइड देखने को मिलेगा। जो ये रेड वाला मार्क देखने को मिल रहा है ये वेडल सी है, इसी सी के अंदर गिरा है। नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वेडल सी वाला रीजन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये साउथ अमेरिका है। इधर आप देख पाओगे अफ्रीकन नेशंस है, थोड़ा सा उधर जाओगे तो इंडिया भी देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप बात करते हैं अंटार्कटिका की, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये है वेडल सी, यहाँ से ये टुकड़ा कट कर आ चुका है। चलो अब इसके बारे में थोड़ी सी और बातें करते हैं। तो देखो ये दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग बन चुका है, और इसके बाद सेकंड प्लेस पर कौन सा है, तो वो A23A है, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। सेकंड चीज़, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी। अगर कोई आइसबर्ग बन चुका है, मान लो कोई आइसबर्ग है जो कि समुद्र के अंदर देखने को मिल रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा समुद्र के ऊपर। देखो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो समुद्र का लेवल है, सी लेवल है, वाटर लेवल, वो काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बर्फ़ का टुकड़ा है, ये पिघलेगा और पिघलने के बाद ये गलेगा, तो इसका जो सी का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ हम लोगों को नज़र आएगा। ओके, आज के टाइम पर ये फ्लोट कर रहा है वाटर में, और यहाँ पर आप देख पाओगे जो ये कौन से आइस शेल्फ से निकल कर आया है, वो है रॉनी आइस शेल्फ, मैंने आपको दिखाया भी था। ओके, मतलब कि ये देख पाओगे इस वाले शेल्फ से ये टूट कर निकला है। ओके, चलो आधे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगेन एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पे बात करी गई है म्यूकर माइकोसिस के बारे में। ये एक बीमारी है, तो जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने स्टेट से बोला है कि जो म्यूकर माइकोसिस है उसको एक एपिडेमिक डिजीज़ डिक्लेयर कर दिया है। मैं अभी आपको बताऊंगा एपिडेमिक क्या होता है, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, हमें अगर किसी बीमारी को एपिडेमिक डिक्लेयर करना है तो कैसे करते हैं, वो हम करते हैं एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट आते हैं, देखो यहाँ पे जो म्यूकर माइकोसिस है उसको हम ब्लैक फंगस भी बोलते हैं, काफ़ी बार डिस्कशन किया है मैंने। तो ये जो इन्फेक्शन है ये देखने को मिल रहा है आज के टाइम पर कोविड वाले मरीजों को उनके अंदर देखने को मिल रहा है, और ये जो एपिडेमिक है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट से बोला गया है इसको एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया जाए। आप आज के टाइम पर देख पाओगे राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन सब ने जो है इस बीमारी को एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। देखो आज के टाइम पर ये जो कोविड-19 है, ठीक है, कोरोना वायरस, ये कौन सी बीमारी है, ये है पेंडेमिक। और दूसरी तरफ यहाँ पे आप देख पाओगे म्यूकर माइकोसिस आपको देखने को मिलेगी, ये कौन सी डिजीज़ है, ये है एपिडेमिक, इसको एपिडेमिक डिक्लेयर किया गया है। नाउ यहाँ पे ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिडेमिक का मतलब होता है किसी डिजीज़ का आउटब्रेक होना, किसी बीमारी का फैलना जो कि एक आप कह सकते हो छोटी सी पॉपुलेशन के अंदर फैलती है और किसी पर्टिकुलर रीजन में फैलती है। मतलब मान लो ये वाला जो नेशन है, ये वाला जो एरिया है, यहीं पर ये बीमारी फैली है। अभी हम इसको कंपेयर करें पेंडेमिक से, जैसे कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस पूरे दुनिया भर में फैल चुका है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये छोटे से एरिया में एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर फैलता है, और ये पूरे दुनिया के अंदर फैलती है, जैसे आज के टाइम पर कोविड-19। ओके, पैंडेमिक को तभी हम महामारी बोलते हैं, और इनको ये कौन डिक्लेयर करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इनको ये डेजिग्नेशन देता है। नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं, जो ये डिजीज़ है ये आज के टाइम पर काफ़ी हद तक देखने को मिल रही है किसके अंदर, जो कोरोना वाले पेशेंट है जो रिकवरिंग पर हैं या फिर जो रिकवर हो चुके हैं, उनके अंदर ये बीमारी देखने को मिल रही है। इसका पीछे का मेन रीज़न वो क्या है, देखो ये एक फंजाई इन्फेक्शन है, मतलब जो बैक्टीरिया फंजाई होता है ना, यो इस फंजाई से होता है, मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इस म्यूकर माइकोसिस के क्या क्या लक्षण है। देखो लक्षण बहुत सारे हैं यहाँ पे, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैंने लक्षण इसलिए लगाए ताकि आपको एक अवेयरनेस भी हो जाए। ये है यहाँ पर एग्जैक्टली सारे ही लक्षण मैंने बता दिए हैं, जैसे कि फीवर होना, पेन होना, आपकी जो आँखें हैं, आँखें बहुत ज़्यादा लाल हो जाती हैं। इनफैक्ट कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है, अगर ये जो इन्फेक्शन है आपकी आँखों में या फिर आपके जॉ में, जबड़ों में फैल चुका है ना, तो आपकी आँखें निकालनी पड़ जाएंगी।
जॉ निकालना पड़ जाएगा। इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देख पाओगे आपकी आँखें लाल हो जाती हैं, नोज़ रेड हो जाता है, कफ होने लगता है, हेडेक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वॉमिट हो रही है, मेंटल स्टेटस सही नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पेन है, चेस्ट पेन है, स्किन रैशेस हैं या फिर आपका रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो बेकार सा वर्क कर रहा है या फिर आपके जो दाँत है वो थोड़े से ढीलेपने से ऐसा लग रहा है कि ढीले से हो रहे हैं। वो सब यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। नाउ जो ये म्यूकरमाइकोसिस है, ये आया कहाँ से है वर्ड, ये आपको ध्यान देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूकरमाइकोसिस आया है म्यूकरमाइसिटिस से। ये आज के टाइम पर प्रेजेंट है हमारे वातावरण के अंदर, स्पेशली सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर ये प्रेजेंट है। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा मिट्टी के अंदर ये जो माइसाइट फंजाई है। ठीक है, क्या है, फंजाई है, ये प्रेजेंट है। उसके साथ साथ आप देख पाओगे काफ़ी लंबे समय से पड़ी हुई है, जो पत्तियाँ पड़ी हुई हैं या फिर गाय का गोबर है या बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जानवर का गोबर है, ठीक है, एनिमल डंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हैं जिसमें फंजाई आ जाता है, ये डिकम्पोज हो रहे हैं, इनके अंदर फंजाई आ जाता है, उसकी वजह से भी ये आप कह सकते हो बीमारी देखने को मिलती है। ओके, लेकिन ये ज़्यादातर कहाँ पे होती है, मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर देखने को मिलती है समर वाले सीज़न में। ठीक है, गर्मियों के सीज़न में मिट्टियों में देखने को मिलती है, गर्मी के सीज़न चल ही रहा है, उस वजह से हम लोग को ये थोड़ा सा बीमारी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्वेश्चन ये उठता है अब इसका इलाज क्या है? इलाज देखो है, इसको ट्रीट किया जा सकता है। आप कह सकते हो एंटी फंगल मेडिसिन्स हैं, ठीक है, फंजाई से लड़ने वाली मेडिसिन्स है जिससे ट्रीट किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे यह है एम्फोटेरिसिन बी, ये भी एक ड्रग है जो कि इसी के लिए म्यूकरमाइकोसिस के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद है पोसाकोनाज़ोल, ये भी म्यूकरमाइकोसिस के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद ईसावाकोनाज़ोल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है और आप इसको याद भी रख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, किसी को ज़रूरत हो तो आप बता भी सकते हो। ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नाउ डॉक्टर्स का आपको एडवाइस लेती रहनी है। देखो अपना जो डायबिटीज़ है, पहली चीज़ तो उसको कंट्रोल रखना है, या फिर अगर आप स्टीरॉयड लेते हो तो उसको कम से कम करना है, क्योंकि स्टीरॉयड ज़्यादा लेने से क्या होता है, ग्लूकोज लेवल भी बढ़ जाता है और मतलब कि शुगर लेवल बढ़ जाता है। अगर शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो फिर ज़्यादा सिचुएशन, ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि ये डिजीज़ है आपको हो सके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर कोई आपका बॉडी पार्ट इन्फेक्ट हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, या आपकी आई इन्फेक्ट हो जाती है, आँख इन्फेक्ट हो जाती है, जॉ इन्फेक्ट हो जाता है, तो उसका एक और सॉल्यूशन है, वो एकमात्र सॉल्यूशन जैसे मैंने आपको बताया, सर्जरी। सर्जरी के दौरान क्या होगा, आपका जो इन्फेक्टेड पार्ट है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बताया जाता है ना। उसके बाद जो रिकवर्ड कोरोना वायरस पेशेंट है, जो रिकवर कर चुके हैं, वो ज़रूरी है कि आप वो लोग जाकर अपना ग्लूकोज लेवल को, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल उसको मॉनिटर करते रहें। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करते रहें और जो स्टेरॉइड्स वगैरह उसको अभी के लिए कंट्रोल में रखें, ताकि ये जो म्यूकरमाइकोसिस के चपेट में ना आए, क्योंकि आज के टाइम पर ये बीमारी भी काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नज़र आ रही है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ देखो यहाँ पर हम लोग लोकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो यहाँ पे एक पैरासेल आइलैंड है। पैरासेल आइलैंड आपका चाइना के पास देखने को मिलेगा। ये आप देख पा रहे होंगे, चाइना ने एक तरीके से इल्ज़ाम लगाया किसके ऊपर, यूएस के ऊपर। यूएस का एक वॉरशिप है जिसका नाम है यूएसएस कर्टिस विल्बुर। तो ये यहाँ से पास हुआ है, मतलब इस वाले रीजन से निकल कर गया है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। लेकिन यूएस ने इस चीज़ को साफ साफ मना कर दिया, ऐसा बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग इलीगल तरीके से यहाँ पर चाइना की टेरिटरी से नहीं गुजरे हैं, ये यूएस ने बोला है। यहाँ पे आप लोकेशन देख लो अच्छे से, यहाँ पे आपको चाइना देखने को मिलेगा, ये पार्सल आइलैंड देखने को मिलेगा, ये साउथ चाइना सी है। यहाँ पे हमेशा से ही काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स हमेशा से ही रहते हैं। चलो, अब ये जो पार्सल आइलैंड है ये एक आर्किपेलागो है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्किपेलागो क्या होता है आगे हम बात करेंगे। मतलब कि एक कलेक्शन है, इसके अंदर आपको 130 आइलैंड देखने को मिलेंगे, कोरल रीफ देखने को मिलेगा। ये कहाँ पे लोकेटेड है, साउथ चाइना सी में है। मैंने अभी आपको दिखाया साउथ चाइना सी वाला रीजन कौन सा है, और चाइना और वियतनाम के इक्वली डिस्टेंस पर ये लोकेटेड है। मतलब कि चाइना से भी ज़्यादा दूर नहीं है पैरासेल आइलैंड, और वियतनाम से भी ज़्यादा दूर नहीं है ये। उसके बाद अगर हम 2012 से देखें, जो चाइना, ताइवान और वियतनाम है, ये सब आज के टाइम पर क्लेम करते हैं कि यार जो टेरिटरी है वो इनकी है। मैंने जैसा बताया कि जो ये वाला रीजन है ना पूरा, ये रीजन पूरा डिस्प्यूटेड है। यहाँ पर वियतनाम हो गया, चाइना हो गया, आपस में लड़ते हैं। चाइना बोलता है ये मेरा रीजन है। आप देख सकोगे चाइना ने इसको अपना नाम भी दे रखा है साउथ चाइना सी। उसी तरीके से सारी कंट्रीज क्लेम करती हैं यहाँ कहीं हमारा हक भी है। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ये आता है कि ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आर्किपेलागो होता है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो आर्किपेलागो को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। यानी जो आइलैंड्स हैं, अगर उनका ग्रुप होगा, बहुत सारे एक साथ होंगे या फिर चेन में होंगे या फिर कलेक्शन होगा उनका, तो आर्किपेलागो बोला जाता है उसको। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। नाउ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट ये क्या है, लार्जेस्ट आर्किपेलागिक स्टेट कौन सा है पूरे दुनिया के अंदर, वो है इंडोनेशिया।
इंडोनेशिया में आपको सबसे ज़्यादा ए कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है एयरबॉर्न ट्रांसमिशन के बारे में। मतलब जो कोविड-19 है, सरकार ऐसा बोल रही है कि जो कोविड-19 है वो हवा के थ्रू भी आज के टाइम पर फैलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब हवा के थ्रू फैलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके पीछे का मेन कारण है एरोजोल्स। ओके, नाउ डिस्कस करेंगे व्हाट आर दीज एरोजोल्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक नई एडवाइजरी दी गई है। गवर्नमेंट ने वार्निंग दी कि देखो ये जो वायरस है ये एयर के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन किसकी फॉर्म में? एरोजोल्स के फॉर्म में। एरोजोल्स क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं। अगर आप बोल रहे हो तो आपके सलावा के बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो कि हवा में काफ़ी मिनट तक रुक सकते हैं। लगभग यहाँ पे काफ़ी रिसर्चेस हुई हैं जिसमें बताया गया सस्पेंड कर सकते हैं, घंटे भर तक सस्पेंड कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी ये है, साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बताया कि इन जो ये एरोजोल्स हैं इनके थ्रू भी ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसको लेकर यहाँ पे चर्चा करी गई है। ठीक है, ये भी लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। और यहाँ पे फिर इसका एकमात्र सॉल्यूशन है मास्क। अगर आप बाहर निकल रहे हो तो मास्क ज़रूर लगा के निकलो, क्योंकि इससे जो ट्रांसमिशन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। एक अच्छी क्वालिटी का मास्क, यानी कि आप कपड़ा लगा के घूम रहे हो, ठीक है, उससे जो ट्रांसमिशन है तब भी होगा, लेकिन ज़्यादा प्रोटेक्शन वो मास्क आपको नहीं दे पाएगा। ओके, ना वार्निंग क्या है? वार्निंग ये है कि देखो आज के टाइम पर ये फैल रहा है, तो आपको जो है अपनी प्रोटेक्शन रखनी पड़ेगी। वो कैसे प्रोटेक्शन रखनी पड़ेगी वो आपको देखना है। जैसे कि सारी प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि आज के टाइम पर हम काफ़ी सारी लापरवाही दिखाते हैं, जिसकी वजह से भी जो ये कोविड है हम लोगों को बढ़ता हुआ नज़र आता है। इनफैक्ट सेकंड वेव हम लोगों ने देखी है कोविड की। नाउ ये जो ड्रॉपलेट्स है, मैंने आपको बताया ड्रॉपलेट्स की वजह से जो है आज के टाइम पर ये फैलता हुआ नज़र आ रहा है। और जो ये ड्रॉपलेट्स हैं, आप जब छींक रहे हो, कफ है आपको, तो भी जो है ये फैलते हैं। साइंटिस्ट ने ये भी बोला कि जो वायरस है वो ट्रैवल कर सकता है इन एरोजोल्स के थ्रू भी, तो आपको अपना प्रोटेक्शन रखना है पूरी तरह से। तो एडवाइस यही दी जा रही है कि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन रखना है। अगर आप घर में भी हो तो आपको एक वेंटिलेशन वाला एरिया में रहना है, जहाँ पे एक बड़ी सी खिड़की हो, ठीक है, जहाँ पे एयर फ्लो बढ़िया हो। जो ये एरोजोल्स हैं वो हमेशा वो फ्लो करते रहें और जो है आपको प्रोटेक्शन मिलती रहे। ओके, तो ऐसा यहाँ पर बताया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है एक्सपोर्ट ऑफ बफेलो मीट। देखो, बफेलो के मीट को एक्सपोर्ट करने की बात करी गई है। अब यहाँ पे है क्या, जो हमारा अपीडा है, अपीडा की फुल फॉर्म क्या है? जैसे मैं अपीडा के बारे में काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ। एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आती है। इन्होंने बोला कि देखो आज के टाइम पर इंडिया बहुत सारी गाइडलाइंस फॉलो करके चल रहा है, ताकि इंडिया जो है एक क्वालिटी वाला या फिर फूड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जो ये बफेलो है उसका मीट को एक्सपोर्ट करे। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे जो इंडियन बफेलो का मीट है ये बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर इंपोर्ट किया जाता है। जैसे कि हांगकांग इंपोर्ट करता है हमसे, वियतनाम इंपोर्ट करता है, मलेशिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इराक, सऊदी अरेबिया, फिलीपींस और जो है यूएई, ये सभी लोग जो है हमसे इंपोर्ट करते हैं इस बफेलो के मीट को। नाउ जो बफेलो का मीट है ये प्रिपेयर किया जाता है, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ओआईई की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। नाउ ओआईई क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे। इसकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम लोग जो है आगे ये सारी चीज़ें जो आप कह सकते हो एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो जो बफेलो का मीट है ना वो अलाउ तो करा गया एक्सपोर्ट के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बोनलेस बफेलो, क्योंकि बोनलेस बफेलो रिस्क फ्री होता है, इसमें सेफ्टी होती है, तो बोनलेस बफेलो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ये आपको ध्यान देना है। बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे इंडिया की भी आप कह सकते हो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी पूरी तरह से ध्यान रखता है इन सब चीज़ों के ऊपर, क्योंकि हम एक तरीके से आज के टाइम पर ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हम लोग को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारी नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है ये भी बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए कि यहाँ पर इससे कोई खतरा तो नहीं है, कोई डिजीज़ तो नहीं फैल सकती, सब चीज़ें रिसर्च करने के बाद हम लोग ये स्टेप उठाते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि ओआईई हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया या फिर फूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो इन सब ने गाइडलाइंस इशू करी हैं, जो कि यहाँ पे सीधे सीधे इन्होंने स्पष्ट किया है। ये बोला है कि देखो हमें ऐसा तो नहीं लगता कि यार जो कोविड-19 है वो खाने के थ्रू फैले या फिर पैकेट के थ्रू फैले, फूड पैकेजिंग के थ्रू यहाँ पे कोविड-19 नहीं फैलता, ऐसी अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा इन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कहना है। नाउ अभी हमने डिस्कस किया था कि जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हम ओआईई के गाइडलाइंस पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नाउ ये ओआईई क्या है, तो आप देख पाओगे ओआईई की फुल फॉर्म है ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपिजूटीज। ओके, नाउ ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम है एनिमल की हेल्थ को और ज़्यादा इम्प्रूव करना दुनिया भर में।
मतलब कि आपका एनिमल की हेल्थ के ऊपर रिसर्च करते हैं, उसके बाद अभी आपको गाइडलाइंस वगैरह देंगे, ठीक है, कि हाँ एनिमल को एक्सपोर्ट करना है नहीं करना है, तो वही हम लोग जो है इसकी गाइडलाइंस फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो साल 2018 में ये जो OIE है, ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर 182 मेंबर कंट्रीज थी, जिसमें से जो इंडिया है वो भी इसका एक मेंबर था। नाउ OIE ने डेवलप करे हैं बहुत सारे नॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्स, ओके, और यहाँ पे काफ़ी सारे रूल्स वगैरह हैं जो कि इनके जो मेंबर कंट्रीज़ है वो सब इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। बहुत सारी गाइडलाइंस ये देता है, सफाई को लेकर गाइडलाइंस देता है। नाउ मेन चीज़ क्या है जो आपको ध्यान रखना है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको पेरिस के अंदर देखने को मिलेगा जो फ्रांस में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो देखो आज के टाइम पर जो ये बोला जा रहा है, आरबीआई उसने बहुत सारी चीज़ें इशू करी हैं। देखो आज के टाइम पर आपको देखने को मिलेगा, आप अपने फ़ोन में बहुत सारे ऑनलाइन वॉलेट्स लेकर चलते होंगे, जैसे कि अमेज़न पे हो गया, ओला मनी, मोबीक्विक, फ़ोनपे वगैरह, जहाँ पे आप पैसा रखते हो, डेली मेट्रो कार्ड। तो अब यहाँ पर अभी तक क्या कर सकते थे, अगर आपके इन ऐप्स के अंदर पैसा है तो आप इसको एटीएम के थ्रू विथड्रॉ नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पे विथड्रॉ करे जा सकते हैं एटीएम के थ्रू या फिर पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के थ्रू, ओके। ऐसा यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिशन दी है। लेकिन कितना अमाउंट विड्रॉ कर पाओगे, तो एक महीने में 2000 से लेकर 10,000 तक आप अमाउंट को विड्रॉ कर पाओगे फ़ोन पे वगैरह के थ्रू। फ़ोन पे वगैरह ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमारी नॉन बैंक ये पेमेंट सिस्टम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेमेंट प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, ओके। नाउ यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन देगा, आप इसमें कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो और आपको वॉलेट पिन भी चाहिए होगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ पे जो है फ़ोन पे इस्तेमाल कर रहे हो, फ़ोन पे से आपको एटीएम के थ्रू विड्रॉ करना है तो आपको पिन चाहिए होगा। तो ऐसी यहाँ पे चीज़ें लाई जा रही हैं। नाउ आरबीआई ने इसको परमिट किया है कि जो 37 प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है हमारे कंट्री के अंदर, आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर कि हम लोग जो है मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक रख सकते हैं अपने बहुत सारे वॉलेट्स के अंदर, वेरियस वॉलेट्स में हम लोग रख सकते हैं। लेकिन कब, जब आपकी केवाईसी जो है पूरी होगी। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, ये टर्म्स पूरी होंगी। नाउ आरबीआई ने ये सारी चीज़ें बोली हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को बोल दिया गया है, जो भी हमारे ये जो ऐप्स वगैरह हैं इनके थ्रू यहाँ पर बोल दिया गया है कि आप जो है ये सारी चीज़ें इंश्योर करोगे। नाउ ये पीपीआई क्या होता है मैंने आपको बता दिया, प्रीपेड जो है पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं वो मैंने आपको अभी बता ही दिया है, वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। नाउ आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। बात करी गई है क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है वो अभी हाल ही में एकदम से क्रैश हुआ है। 24 घंटे के अंदर इतना विकट डाउनफॉल आया है कि आप समझ नहीं सकते हो। यहाँ पे आप देख पाओगे जो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है उसके अंदर काफ़ी तगड़ा क्रैश आया। और यहाँ पे आप कह सकते हो क्रिप्टो करेंसी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, ये सब आपकी क्रिप्टो करेंसी है। क्या होती है क्रिप्टो करेंसी, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये सब क्रैश हो गया लगभग 24 घंटे के अंदर। 30% से इसके अंदर गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। अब यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि चाइना का एक सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है। चाइना ने क्या अनाउंसमेंट किया जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी गिरती हुई नजर आएगी। देखो यहाँ पर यह बताया गया, चाइना ने हाल ही में एक अनाउंसमेंट किया था कि चाइना अपने यहाँ क्रिप्टो करेंसीज को कोई वैल्यू नहीं देने वाला। एक तरीके से चाइना अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लेके आने वाला है और लेके आया भी है। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, मतलब जितने भी पेमेंट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा जो कि क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड करता है, तो वो चाइना के अंदर हाल ही में बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। तो चाइना ने इसके ऊपर रोक लगा दी है, ठीक है। और यहाँ पर ये बोल दिया कोई भी बैंक या फिर ऑनलाइन पेमेंट चैनल है, कोई भी अपने क्लाइंट को, कोई भी आप कह सकते हो जो भी क्रिप्टो करेंसी की सर्विस है वो अपने क्लाइंट्स वगैरह को नहीं दी जाएगी, ओके। उसी के साथ ये कोई नया स्टेप नहीं है, चाइना ने 2017 में भी ये सारी चीज़ें बैन करी थी, ओके। नाउ अब आप देख पाओगे 2017 में बैन करी थी, अब की बार जो लेकिन इन्होंने हाल ही में जो काम किया है उसमें और ज़्यादा इन चीज़ों को एक्सपेंड कर दिया है और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। और हाल ही में आपको मालूम होगा एक रीज़न और है क्रिप्टो करेंसी के क्रैश होने का, वो है टेस्ला के सीईओ कौन है, इलॉन मस्क, आपको मालूम होगा। नाउ इलॉन मस्क ने भी हाल ही में एक चीज़ अनाउंस करी थी, क्या जो इलेक्ट्रिक कार मेकर हैं, ठीक है, वो लोग बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पहले उन्होंने बोला था जो इलेक्ट्रिक कार मेकर हैं वो बिटकॉइन एक्सेप्ट करेंगे, यानी बिटकॉइन देकर आप कार खरीद सकते हो, लेकिन इन्होंने बाद में मना कर दिया, ठीक है। उसकी वजह से भी हम लोग लग रहा है बिटकॉइन क्रैश हो गया है। नाउ ये जो क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी का एक पार्ट है बिटकॉइन, मतलब क्रिप्टो करेंसी के अंडर में ही बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब जो है ये सारी क्रिप्टो करेंसी हैं। ना होती क्या है क्रिप्टो करेंसी, देखो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। यहाँ पर कुछ नहीं पता कैसे सिस्टम ये चल रहा है, कुछ फंडामेंटल्स नहीं है, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता, कौन इसको बना कर गया, कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये अपने आप चीज़ें रन कर रही हैं, आप देख पाओगे यहाँ पर उसके बारे में बताया गया। यहाँ पर कोई फिजिकल फॉर्म में आपको पैसा नहीं मिलता, मतलब फिजिकल फॉर्म में आप सोचो कि हाँ हमें पैसा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है।
तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, अपनी क्रिप्टो करेंसी कोई आप सेल और परचेज यहाँ पर करते हुए नजर आते हो, कोई फिजिकल फॉर्म में पैसा नहीं, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, सप्लाई डिमांड के ऊपर ये चलता है। क्रिप्टो करेंसी का इंट्रोडक्शन कब हुआ था, तो आप देख पाओगे जो बिटकॉइन है ये एक डिजिटल करेंसी, मैंने आपको बताया जो ये डिजिटल करेंसी है, एक तरीके से आप कह सकते हो यहाँ पर डिजिटली है बिल्कुल, इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। अगर आप सोचो हमें नोट के फॉर्म में मिल जाएगा, तो ये कोई नोट नहीं है, यहाँ पे ये फियाट मनी नहीं है। ठीक है, हम लोग फियाट मनी होता है ना एक, जिसको हम लोग बोलते हैं नोट, आपके हाथ में जो नोट होगा, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं है। ये एक तरीके से फिजिकल फॉर्म में आपको पैसा नहीं मिलता है। जो ये बिटकॉइन है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था साल 2009 में, लेकिन अभी हम लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं मालूम है, अनक्लियर है किसने इसको फाउंड किया था, किसने बनाया था। लेकिन फिर भी हम लोग एक छोटा सा एक पहचान ये रखते हैं, सतोशी नाकामोटो ने यहाँ पर इसको एक कह सकते हो कि आइडेंटिटी दी थी एक क्रिप्टो करेंसी को, तो इनका नाम अभी जाना जाता है। फिलहाल इनके अलावा अभी और कुछ भी हम लोग को नहीं पता। साल 2008-9 के बाद जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ। नाउ देख पाओगे आज के टाइम पर हम लोग भी ट्रांजैक्शन करते हैं। आपने एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ट्रांजैक्शन किया, फ़ोन पे से अमाउंट ट्रांजैक्ट कर दिया अपने दोस्त को। अब लेकिन इसको गवर्न कौन कर रहा है, इसको हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भी हमारे बैंक्स वगैरह है ना, वो सारा रिकॉर्ड रख रहे हैं। लेकिन इसका रिकॉर्ड कहीं नहीं है, इसको कोई थर्ड पार्टी मैनेज नहीं करती है, ये अपने आप चलता है। यानी कि पीयर टू पीयर, मतलब पर्सन टू पर्सन चल रहा है, ये कोई थर्ड पार्टी इसको मैनेज नहीं कर रही है। अब यहाँ पे आपको ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो क्या है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर सबसे छोटी चीज़, मतलब सबसे छोटी वैल्यू, जैसे हमारे पैसे के अंदर बात करें तो सबसे छोटी वैल्यू 1 रुपया है। तो उस तरीके से क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है बिटकॉइन का, ठीक है, जो सॉरी बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन का एक सबसे छोटा जो फ्रैक्शन है वो आपको सतोशी देखने को मिलेगा। ओके, ना उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है जो बिटकॉइन है, इसके अंदर माइनिंग भी देखने को मिलती है। माइनिंग मतलब कि आप क्या कर सकते हो, आप बिटकॉइन को प्रोड्यूस कर सकते हो। कैसे, वो जो बायोटेक्नोलॉजी, एक तरीके से कुछ पजल्स वगैरह होती हैं, पजल्स वगैरह आपको सॉल्व करनी होती हैं। पजल सॉल्व करने के बाद आपको जैसे जैसे सॉल्व करोगे वैसे वैसे ही खुलती रहेंगी चीज़ें। ना उसके बाद आप देख पाओगे 21 मिलियन यूनिट्स एक लिमिट है, इसके बाद यहाँ पे चीज़ें ओपन नहीं होंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग ज़्यादा बिटकॉइन को फॉर्म नहीं कर पाएंगे। अभी यहाँ पर काफ़ी हद तक फॉर्म कर चुके हैं, 19 मिलियन के आसपास हम लोग फॉर्म कर चुके हैं। ओके, ऐसा यहाँ पे बताया जाता है। हो सकता है आने वाले टाइम पे एक्सटेंड हो जाए, अभी कुछ मालूम नहीं है। नाउ अगर हम बात करें बिटकॉइन की वैल्यू, तो आप देख पाओगे एक बिटकॉइन इंडियन रुपी के कितने बराबर है, 27,70,000 के आसपास एक बिटकॉइन की वैल्यू। तो आप समझ सकते हो ये कितना ज़्यादा हायर है, लेकिन ये पता नहीं चलता, कैसे रेगुलेट किया जा रहा है। इस वजह से काफ़ी, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। लेकिन अभी हाल ही में हुआ क्या है, इसकी डिमांड काफ़ी बड़ी है। होता क्या है ना, इसके अंदर डिमांड बढ़ रही है तो एकदम से बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ने लगती है, डिमांड कम हो रही है कम होने लगती है, ये सिचुएशन देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता यार है या नहीं है, ठीक है, ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो आई होप आप लोग गाइज यहाँ पे सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने इस लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं इसके क्वेश्चंस जो है करवाऊंगा कल वाले वीडियो में, ठीक है, तो हम लोग मिलकर साथ में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को सही से सुनना, तभी आप लोग कल के एमसीक्यू को सॉल्व कर पाओगे। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।